हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 30 और 31 मार्च दोनों दिन के करंट अफेयर एक साथ कवर करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा दोनों दिन के, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन इस एक ही वीडियो में है, इसलिए अंतिम तक हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप दोनों को अवेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रॉबर्ट अबेला कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो रॉबर्ट अबेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और माल्टा बेसिकली एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं वेलेटा। क्या बोलते हैं? वेलेटा। और जो रॉबर्ट अबेला हैं, ये अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अभी हाल ही में इन्होंने शपथ ली हुई है और इनको वहाँ के प्रेसिडेंट जॉर्ज वेला के द्वारा शपथ दिलाई गई है। किसके द्वारा? जॉर्ज वेला। तो जॉर्ज वेला माल्टा के राष्ट्रपति हैं और रॉबर्ट अबेला अभी यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ये दूसरा कार्यकाल अब अपना सर्व करेंगे। और जर्मनी में अभी हाल ही में ओलाफ स्कूल्स नए चांसलर बने थे। कौन? ओलाफ स्कूल्स। और इटली में इस टाइम पे मारियो ड्रिगी हैं प्रधानमंत्री। और फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, इटली की कैपिटल रोम, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। और आपको पता है रॉबर्ट अबेला, इनकी पार्टी का नाम क्या है? इसको बोलते हैं लेबर पार्टी। क्या बोलते हैं? लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन है, प्रमोद सावंत अभी हाल ही में कौन से राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं? तो जो आप मेरे को पिक्चर में दिख रहे हैं, प्रमोद सावंत पहले भी गोवा के मुख्यमंत्री थे और अभी गोवा में विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, आप सभी को पता है। बीजेपी ने यहाँ पर फिर से सरकार बनाई है, तो प्रमोद सावंत अपने दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से शपथ ले चुके हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव थे तो योगी आदित्यनाथ ने भी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। उधर मणिपुर में भी बीजेपी ने सरकार बनाई है, तो बीरेन सिंह ने भी दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी ने सरकार बनाई है, तो पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। और गोवा में भी सेम यही हो रहा है, प्रमोद सावंत ही दूसरे बार मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए अपॉइंटेड किए गए। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है और नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? भगवंत मान। तो याद रखने वाली बात यह है कि भगवंत मान का नाम आप ध्यान रखिए, बाकी सब जगह पर सरकार नहीं बदली है। और गोवा में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जिनको टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस बार का टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकोण को। एक्चुअली दीपिका पादुकोण एक फाउंडेशन चलाती है जिसका नाम है लिव लव एंड लाफ। तो लिव लव लाफ नाम की ये जो फाउंडेशन है इनकी, ये मेंटली जो हेल्दी नहीं होते हैं लोग, उनके लिए वेलफेयर के लिए कार्य करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आगे आती है। इसके अलावा ये मेंटल हेल्थ सिकनेस से जो सफ़र कर रहे होते हैं उनको हेल्प करते हैं, अवेयरनेस उसी के लिए रेज करने का काम करते हैं। तो इनकी फाउंडेशन को अभी हाल ही में इसीलिए इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दुनिया भर के उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं और टूवर्ड्स वर्ल्ड फॉरवर्ड के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा एयरपोर्ट है जिसको अभी हाल ही में कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है विंग्स इंडिया 2022 के समिट में? तो अभी हाल ही में भारत का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोविड पैंडेमिक के टाइम पे कोचीन एयरपोर्ट ने जिस तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो किया और लोगों से भी उसको फॉलो कराया, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। और इस बार जो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है, ये फिकी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा मिलकर आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि इस टाइम पे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा सम्मानित किया गया कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है, आपको याद होगा मैंने आपको करीब 6 महीने पहले एक क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर का ये पहला ऐसा कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 100% सोलर ऑर्गेनाइज्ड है, सोलर पावर ऑर्गेनाइज्ड है? तो ये भी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। केवल भारत का ये नहीं, पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसको 100% पूरे तरीके से सोलर पावर से चलाया जाता है। और बेसिकली कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये मिशन सेफ गार्डिंग के तहत पूरे पेंडेमिक में कार्य कर रहा था, जिसके लिए इसको सम्मानित किया गया। अब ये विंग्स इंडिया क्या होता है? तो देखिए, विंग्स इंडिया एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन का इवेंट है, आप बोल सकते हो, जिसमें बेस्ट एयरपोर्ट्स को सम्मानित किया जाता है। तो ये तो बात हो गई अलग। अब इसी में अगर बात करी जाए
कि कौन सा भारत का ऐसा एयरपोर्ट है जिसको 2 अवार्ड दिए गए हैं। तो ये है कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलोर का एयरपोर्ट है, इसको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कैंपागोड़ा को ये जो 2 अवार्ड दिए गए हैं कौन कौन से, एक तो सिविल एविएशन इनोवेशन अवार्ड इनको दिया गया है और दूसरा इनको बेस्ट एयरपोर्ट का भी अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज 2022 से किसको सम्मानित किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है विल्फ्राइड ब्रेडसेट। क्या नाम है? विल्फ्राइड ब्रेडसेट। इनको स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब ऐसा इन्होंने क्या किया है कि इनको सम्मानित किया गया है इस प्राइज से। ये बेसिकली प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग एमेराइट्स पे, और इसके अलावा इन्होंने हमेशा वाटर कंजर्वेशन को लेकर कई डिकेड्स तक बहुत सारे प्लान्स एग्जीक्यूट किए हुए हैं, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज दुनिया का नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है, मतलब पानी को बचाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के क्षेत्र में जी तोड़ कार्य किया है, जिसकी वजह से सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फार्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का किसने जीता है। तो इस बार का सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने? ये हैं मैक्स वर्स्टेपन। और मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल टीम के लिए खेलते हैं और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखिएगा ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? नीदरलैंड। और चार्ल्स लेरक रहे सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे रहे कार्लोस सेंस। चार्ल्स लेरक ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखना है ये मोनाको के खिलाड़ी हैं, और कार्लोस सेंस जो हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और लेरक और कार्लोस दोनों ही फरारी टीम से खेलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, अभी करीब 15 दिन पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है कि इस बार का बहरैन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो वो जीता है चार्ल्स लेरक ने। और सऊदी अरेबियन किसने जीत लिया? मैक्स वर्स्टेपन। एक क्वेश्चन यहां पर आपसे और पूछ सकता है कि इस बार इसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो सऊदी अरेबिया के अंदर जेद्दा में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका और फिलीपींस के बीच में आज तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल ऑर्गेनाइज करी गई कौन सी जगह में? इसका नाम है बालिकतन 2022। तो बालिकतन 2022 मिलिट्री ड्रिल आयोजित करी गई अभी हाल ही में। इस जगह का नाम क्या है? इसको बोलते हैं लुजोन। क्या बोलते हैं? लुजोन। और 28 मार्च से इसका शुभारंभ हुआ है और ये ड्रिल कब तक चलेगी? 8 अप्रैल तक ये ड्रिल चलेगी। और ऐसा क्यों कहा गया कि आज तक की यह सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल है? तो आपको बता दूं 8,900 सोल्जर्स ने टोटल यहां पर हिस्सा लिया है। करीब करीब 9,000 सोल्जर आप बोल सकते हो, जो कि अपने आप में बिल्कुल भी कम नहीं होता है। और ये एक्सरसाइज मैरी टाइम सिक्योरिटी पर फोकस करेगी, लाइव फायर ट्रेनिंग पर फोकस करेगी। इसके अलावा अर्बन ऑपरेशंस हो गए, काउंटर टेररिज्म हो गया, एविएशन ऑपरेशंस हो गए, डिजास्टर रिलीफ हो गया, इन सभी पर यह कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण किया गया है इंडियन आर्मी वर्जन का, और ये मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहां पर इसको सक्सेसफुली फायर किया गया? तो ये है उड़ीसा की चांदीपुर रेंज, जहां पर सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। एक बात आपको और बता दूं, ये जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ये डीआरडीओ के साथ इसमें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भी भागीदारी ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करी गई है बीआरबी एनएमपीएल के। तो ये जो नए लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करी गई है मैसूर के अंदर। कहां पर? मैसूर। और मैसूर कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इसका उद्घाटन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया। अब ये जो नया लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है मैसूर में, ये क्यों खोला गया है? इसका मेन मोटिव होगा करेंसीज के बारे में आपको जानकारी देना, ठीक है। और साथ में जो बैंक प्रोफेशनल्स हैं, जो बैंकों में कार्य करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी को भी करेंसी पहचानने के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो करेंसी को और बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करना सीखे, रिकॉग्नाइज करना सीखे। इसके अलावा करेंसी के क्षेत्र में और क्या बेहतर कार्य कर सकते हैं, उनके आइडियाज भी यहाँ पर व्यू किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा अभी हाल ही में एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली गई है जिसका नाम है वर्णिका। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वर्णिका नाम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन भी मैसूर के अंदर ही किया गया है।
अब सवाल ये उठता है कि वर्णिका का उद्घाटन क्यों किया गया। ये जो आपने पीछे देखा, इसमें तो आपको करेंसी के बारे में लर्न कराई जाएंगी चीज़ें। करेंसी के बारे में आपको जो स्पेसिफिक आइडेंटिटीज़ हैं हमारी करेंसी की, उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होगा जिसका नाम है वर्णिका, ये बेसिकली आरबीआई प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई है, जिसमें आरबीआई के प्रोफेशनल्स इस बात को डिस्कस करेंगे कि आगे चल के हम अपनी करेंसीज को कैसे मोर सिक्योर बना सकते हैं और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। अब ज़्यादा सिक्योर अगर करेंसी को करना है तो जाहिर सी बात है उसके ब्लू प्रिंट्स को हमें और बेहतर करना होगा। इसके अलावा हमारी करेंसीज में जो इंक यूज़ होती है, ठीक है, तो उस इंक पर हमें कार्य करना होगा। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा कि इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है, जो कि वर्णिका है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बार्क इंडिया के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। बार्क जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं शशि सिन्हा। कौन है? शशि सिन्हा। और इससे पहले शशि सिन्हा आईपीजी मीडिया ब्रांड्स इंडिया के सीईओ भी रह चुके हैं। ये किसको सक्सीड करेंगे? तो सिन्हा साहब सक्सीड कर रहे हैं पुनीत गोयनका को। किसको? पुनीत गोयनका। ये अभी तक बार्क इंडिया के चेयरपर्सन थे। और बार्क की अगर बात करें तो ये एक जॉइंट इंडस्ट्री बॉडी है जिसकी स्थापना इस वजह से करी गई थी कि भारत में मीडिया एजेंसीज को कंट्रोल करें, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को कंट्रोल करें। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अपने एमएसएमईज को बेहतर बनाने के लिए सिडबी के साथ एक पैक्ट साइन किया है। सिडबी जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ अभी हाल ही में मेघालय सरकार ने पैक्ट साइन किया है। और सिडबी आपको पता ही है, नाम से ही आपको पता लग रहा है, छोटे लघु और मध्यम उद्योग करने वाले जो उद्यमी हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए सिडबी के द्वारा गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। सिडबी की स्थापना 1990 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। और सिडबी के चेयरपर्सन इस टाइम पे कौन है? ये हैं श्रीनिवास सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है? श्रीनिवास सुब्रमण्यम रमन। एंड तो अल्टीमेटली इसका मेन मोटो क्या है कि सिडबी क्या करेगी? मेघालय के अंदर एमएसएमईज को सपोर्ट करेगी। जाहिर सी बात है उनके लिए कई सारे लोन पैक्ट्स यहाँ पर साइन किए जाएंगे। एमएसएमईज के लिए बेहतर लोन की फैसिलिटी दी जाएगी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन मिल सके। और मेघालय में सरकार किसकी है? कॉनरेड संगमा की। मिजोरम में पू जोरम थंगा की सरकार है। आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है। और नागालैंड में नेपियर रियो की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी मूवी है जिसको सबसे ज़्यादा ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो इस बार सर्वाधिक पुरस्कार ऑस्कर में मिले हैं ड्यून को। किसको? ड्यून। और ये एक थ्रिलर मूवी है। इसको टोटल कितने अवार्ड मिले हैं? 6 अवार्ड मिले हैं। और ये 10 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी मूवी। ऑस्कर को ही एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार ऑस्कर का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 94th एडिशन आयोजित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसिका चेस्टेन को मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ, वीएफएक्स ऑफ द फिल्म का अवार्ड एक इंडियन स्टूडियो को दिया गया है। और ये इंडियन स्टूडियो किसका है? एक भारतीय का। इनका नाम है नमित मल्होत्रा। क्या नाम है? नमित मल्होत्रा। और इनका जो स्टूडियो है उसका नाम है डबल नेगेटिव स्टूडियो। क्या नाम है? डबल नेगेटिव स्टूडियो। इन्होंने अपने स्टूडियो की स्थापना 1998 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है लंदन। क्या है? लंदन। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है नमित मल्होत्रा। इनके स्टूडियो को वीएफएक्स ऑफ द फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है स्फूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या। ये जो किताब है ये श्री सोमपल्ली सोमैया के नाम पर लिखी गई है। कहने का मतलब ये है कि सोमपल्ली सोमैया जो हैं ये एक सोशल वर्कर हुआ करते थे जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में ये किताब हमें बताती है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया। इसको लॉन्च किया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस किताब को लिखा किसने है? तो इनका नाम है के श्याम प्रसाद। क्या नाम है? के श्याम प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत का यह कौन सा राज्य है जिसको नेशनल वाटर अवार्ड में टॉप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नेशनल वाटर अवार्ड में फर्स्ट रहा इस बार उत्तर प्रदेश। यूपी रहा नंबर 1 पे। सबसे बेहतर कार्य किया है वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। सेकंड नंबर पे राजस्थान रहा। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु रहा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिए गए?
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस नेशनल वाटर अवार्ड्स का एक कौन सा संस्करण है? 3rd एडिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अवार्ड किसको दिए गए हैं, तो नॉर्थ जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को और शहीद भगत सिंह नगर को, जो कि पंजाब में है। इसके अलावा साउथ जोन में तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल का है, इसको बेस्ट वाटर अवार्ड दिया गया है। और कदपा, जो कि आंध्र प्रदेश का है, इसको मिला है। इसी तरीके से ईस्टर्न जोन में ईस्ट चंपारण को सम्मानित किया गया है और गोड्डा, जो कि झारखंड का है। इसी तरीके से वेस्ट जोन में 3 जगहों को सम्मानित किया गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर को, गुजरात के वडोदरा को और राजस्थान के बंसवार को। और नॉर्थ ईस्ट में 2 जगहों को सम्मानित किया गया है, आसाम के गोलपारा को और अरुणाचल प्रदेश के सियांग को। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन की पोस्ट से किसने रिजाइन कर दिया है? तो रिजाइन कर दिया है उदय कोटक ने, उदय कोटक। और अब नेक्स्ट चेयरपर्सन कौन होंगे? ये होंगे CS राजन। क्या नाम है? CS राजन। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ILNFS के चेयरपर्सन अब नहीं रहे हैं उदय कोटक, इन्होंने रिजाइन कर दिया है और इनकी जगह पर CS राजन अब इसको संभालेंगे, चेयरमैन और MD दोनों की पोस्ट को। और जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के, ये कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुरून की ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर 2022 लिस्ट जारी करी गई, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने इसमें 4थी रैंक सिक्योर करी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरे दुनिया में भारत ये कौन से नंबर का देश है जिसमें सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये है भारत। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा सिर्फ बिलियनियर्स की बात नहीं हो रही है, अंडर 40 जिनकी उम्र 40 साल है या उससे कम है। तो ध्यान रखिएगा, भारत रहा इसमें 4th नंबर पे। नंबर 1 पे अमेरिका, 2 पे चाइना, 3 पे ब्रिटेन और 4थे नंबर पे भारत, 5वें पे स्वीडन। और अगर टॉप 10 शहरों की बात करें जहां पर बिलियनियर्स रहते हैं सबसे ज़्यादा, तो भारत के इसमें 2 शहर नामित हुए हैं। एक तो आप देख सकते हो 5वें नंबर पे बेंगलोर रहा है, 4 बिलियनियर्स हैं इसके भारत में, ठीक है। और इसके बाद मुंबई रहा यहाँ पर 8वें नंबर पे, 2 बिलियनियर्स। और वैसे भी भारत में यहाँ पर टोटल बिलियनियर्स जो आपको दिखा रहा है ये कितने हैं? 6 बिलियनियर ऐसे हैं जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं। और इंडिविजुअल अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो टॉप 5 को, जिसमें मार्क जुकरबर्ग नंबर 1 पे है। और सिटीज़ में अगर बोला जाए तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का ऐसा शहर है जिसमें 15 ऐसे बिलियनियर्स हैं जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंट्रे बिल्डिंग का उद्घाटन दुबई में किया गया, किसके द्वारा? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर दुबई में इसका उद्घाटन किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल इस टाइम पे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं भारत में, और इनके द्वारा ये जो इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, इसका मेन मोटो ये है कि भारत में बनने वाली जितनी भी ज्वेलरी है उसको दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना। पीयूष गोयल ने इस इवेंट के दौरान एक टारगेट भी सेट किया है, अगले कुछ सालों में $100 बिलियन का व्यापार करना है। कितना? $100 बिलियन। तो अल्टीमेटली क्या है, ये जो इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर बिल्डिंग बनाई गई है दुबई में, इसका सीधा सा मोटो ये होगा कि भारत में बनने वाली जो ज्वेलरी है उसको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, और ये जो बिल्डिंग होगी या फिर ये जो एक्सपोजिशन सेंटर है, इससे पूरे दुनिया में आप कहीं से भी भारतीय ज्वेलरी खरीद सकते हो और वो ऑथेंटिकेटेड होगी, भारतीय मानकों पर आधारित होगी। इसका सीधा सा फर्क ये तो पहली चीज़ तो हमारे एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है, हमारी इनकम बढ़ेगी। दूसरा क्या है कि ऐसे में जो 2 कंट्रीज़ होते हैं उनके बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी आगे बढ़ते हैं। हमारे और UAE के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपने एक्सपोजिशन ज्वेलरी सेंटर की स्थापना कहाँ कर चुके हैं? दुबई में। तो UAE भी आगे हमें ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत में कौन सी जगह है जहाँ पर म्यूजियम ऑफ ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये बनाया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। अब समझिए, ये एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर अभी तक के भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं सभी से जुड़े हुए कई सारे फैक्ट्स यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे, उन सब के स्टैचूज भी यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। और ये कहाँ पर बनाया गया है? ये नई दिल्ली में 3 मूर्ति स्टेट में बनाया गया है। कहाँ पर?
तीन मूर्ति स्टेट। अभी इसका उद्घाटन नहीं किया गया है, आने वाले 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको बनाने में जो कॉस्ट आई है 270 करोड़ की कॉस्ट आई है। तो अभी तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबको यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाएगा। आप उनसे जुड़े हुए कई सारे दस्तावेज देख पाएंगे, फैक्ट्स यहाँ पर देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इकरा के द्वारा 2023 के लिए भारत का GDP ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है। इकरा, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इन्होंने भारत का GDP ग्रोथ 7.2% प्रिडिक्ट किया है 2023 के लिए। इससे पहले इन्होंने 8% प्रिडिक्ट किया था, लेकिन मार्केट के स्लो डाउन को देखते हुए इन्होंने भी घटा दिया है प्रिडिक्शन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मल्टीप्लेक्स PVR ने कौन सी कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो अब मल्टीप्लेक्स PVR जो है इसका विलय हो गया है आइनॉक्स के साथ। आइनॉक्स और PVR दोनों एक साथ मिलकर ज्वाइंटली अपने स्क्रीन शेयर करेंगे और इस एग्रीमेंट के तहत पूरे भारत भर में 109 शहरों में 341 प्रॉपर्टीज में 1546 स्क्रीन पर PVR और आइनॉक्स की मूवीज दिखाई जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो इसका अब नया नाम क्या होगा, इसको नए नाम में बोला जाएगा PVR आइनॉक्स लिमिटेड। और इसके नए MD कौन होंगे, इनका नाम है अजय बिजली। क्या नाम है, अजय बिजली। नए MD इसके होंगे और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे संजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फेडेक्स के नए CEO के रूप में किस भारतीय को अपॉइंट किया गया है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये भारतीय अमेरिकी मूल के हैं, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है राज। फेडेक्स के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए और इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है राज सुब्रमण्यम किसको सक्सीड कर रहे हैं, ये फ्रेडरिक W स्मिथ को सक्सीड कर रहे हैं। किसको, यहां पर मैं लिख देता हूं, फ्रेडरिक W स्मिथ। और W स्मिथ कौन है, तो फ्रेडरिक W स्मिथ फेडेक्स के फाउंडर है। अब इनको सक्सीड करने जा रहे हैं राज सुब्रमण्यम। तो आप समझ लीजिए ये छोटी बात नहीं है और ऊपर से भारतीय मूल के हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बन चुका है बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है, इस किताब का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। ये किताब नीति आयोग और FAO के बारे में आपको बताएगी। किताब किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो इसको एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह किताब 2019 से लेकर अभी तक की नीति आयोग की जर्नी के बारे में आपको बताएगी और साथ में FAO के बारे में भी आपको बताएगी। FAO जिसको हम लोग बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है, इसके नए डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो इसकी नए डायरेक्टर बनाई गई हैं रेणु सिंह। और रेणु सिंह फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की दूसरी महिला डायरेक्टर है। ये बेसिकली एक IFS अधिकारी हैं, MP कैडर है इनका और 1990 बैच की सीनियर IAS अधिकारी हैं। इनको अपॉइंट किया गया है एनवायरमेंट मंत्रालय के द्वारा। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो शी हैज सक्सीडेड AS रावत। किसको, AS रावत। और आज का दिन आखिरी है क्योंकि 1 अप्रैल से प्राइस हाइक होने वाले हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के। 20% तक करीब फी आपकी बढ़ने वाली है। तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे कोड से वरुण 777 से। UPSC, स्टेट PCS, SSC, बैंक, रेलवे, CDS कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इसकी मदद से। तो आज का दिन अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बेहतर ऑफर्स मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा 15% तक का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी मेरे प्लस के बैचेस के लिए भी आप SSC को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस टाइम पर मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच चल रहा है और साथ में करंट अफेयर का भी बैच चल रहा है, जिसमें मैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर आपको कवर करा रहा हूं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।